और सुकांता मजूमदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जीत दर्ज की है उस पर बात करेंगे। सुकांता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, किस तरीके से बंगाल को आपने जीता, कैसे इस बंगाल के चक्रव्यूह को आपने भेदा? देखिए, इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस तरीके से इस उम्र में भी तीन सभाएं एक दिन में और एक रोड शो, 4 प्रोग्राम करना, 3 बार के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनका कमिटमेंट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहा, मतलब कार्यकर्ता के प्रति रहा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से व्यक्त करूंगा। और इसके कारण आज ये जीत हमें आ रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से हर एक स्ट्रेटेजी को बारीकी से देखा, मीटिंग लिए रात भर यहाँ पे गुजारे और हमारे सारे नेता जिस तरीके से अपने आप को खपाया, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और सबसे ज्यादा क्रेडिट तो जाता है बंगाल की जनता को। सुकांता जी, जब आपसे हमारी बात हो रही है तो आपका आंकड़ा और बढ़ गया है। 200 छू लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बंगाल में बीजेपी 200 सीटों पर आगे हो गई है। तो ये जो मैजिकल फिगर से बहुत आगे बीजेपी जा चुकी है और जो दावा बीजेपी कर रही थी हम 180 पार होंगे, हम 200 का आंकड़ा छुएंगे, कुछ ऐसा ही फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है। और टीएमसी 90 सीटों पर इस वक्त सिमटती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश पश्चिम बंगाल में की थी वो कोशिश इस बार रंग ला रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बनती हुई नजर आ रही है। ट्रेंड्स यही बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार अब आगे बढ़ रही है और 200 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। सुकांता जी, जब हम और आप बात कर रहे हैं 200 का आंकड़ा आप लोगों ने छू लिया है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? जो फैक्टर एक आप बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह का, वो वक्त भी हमने देखा है जब कार्यकर्ता भी डरा करते थे, जब वोटर्स भी डरा करते थे। ये कैसे दूर किया पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने? देखिए, लगातार हम नीचे काम करते रहे, सारे हमारे नेता जितने भी है। मैं अध्यक्ष रहा लगभग 4 साल, उसके बाद शमीक दा अध्यक्ष बने, उसके पहले दिलीप घोष अध्यक्ष रहे। लगातार इस समय में पार्टी की बढ़ोतरी हुई, कभी हम पीछे आए, कभी हम थोड़ा आगे गए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हम काम करते रहे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। आदरणीय बाकी जो नेता है हमारे, सुनील बंसल जी से लेकर भूपेंद्र यादव जी से लेकर, इन लोगों ने अपने आप का पूरा मतलब अपने आप को जिस तरीके से नीचे लाकर काम किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और ये अभी तक भी मैं मानता हूं कि रुझान है, इसको पहले रिजल्ट में परिवर्तन होने दे दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे और भी विस्तार से बात करेंगे। लोगों के अंदर, बंगाल की जनता को मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा क्योंकि लोगों के अंदर डर का जो माहौल था, उस डर के माहौल से बाहर आकर लोगों ने वोट किया और बहुत जबरदस्त तरीके से वोट किया और बीजेपी की सरकार बनाई, राम राज्य प्रतिष्ठा किया बंगाल में। और ये रुझानों में जो दिख रहा है, ये रिजल्ट में परिवर्तित होगा, ऐसा मेरा आशा है। और जब वो हो जाएगा तब डबल इंजन सरकार बन जाएगी और ये पूरा क्रेडिट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम दे। अब सुकांता जी, आपके लिए एक बड़ी चुनौती तो ये थी कि लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि वो सुरक्षित हैं। शुरुआत से आपने नारा दिया, प्रधानमंत्री ने अपनी हर सभा में कहा, भय नहीं भरोसे का वक्त है। ये मैसेज कन्वे करना जन जन तक कि वो सुरक्षित रहेंगे, वो जिसको चाहे वोट कर सकते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज था आपके सामने। देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 50 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ पे राजनीति में यहाँ पे वायलेंस रहा है। उस स्थिति को देखते हुए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था और मैं मानता हूँ अभी भी चैलेंज है क्योंकि बंगाल को इस स्थिति से बाहर निकालना है। बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है, बीजेपी के लोगों को टीएमसी जैसा आचरण नहीं करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। और लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्लोगन था कि भय आउट भरोसा इन, तो भय आउट भरोसा इन, ये जो स्लोगन लोगों में विश्वास जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बांग्ला में सुनना, पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये जो सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो सामने आया, वो बंगाल की जनता के अंदर जो भय का माहौल है, उस भय का माहौल को दूर करने में सहायक बना और उसमें
लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो किया और लोग कॉन्फिडेंस ग्रो होने के बाद बाहर निकले और लोगों ने जमकर वोटिंग किया और उस वोटिंग का ही नतीजा है 93% लगभग वोटिंग हुआ पूरे स्टेट में और आज उसका ही नतीजा निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सुकांता जी, ये जो कॉन्फिडेंस है ये हिंदू वोटर्स में भी इस बार देखने को मिला। मानते हैं आप कि इतनी बड़ी संख्या में अगर सीट आपको मिल रही है, 200 का आंकड़ा अगर आप छू रहे हैं, तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर आपकी तरफ गया है? एकदम हिंदू वोट की कंसोलिडेशन हुआ है क्योंकि बंगाल में इस बार मूलतः हिंदू मुस्लिम इस लाइन में ही वोट हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज ने भी जहां जहां उनको ये हुआ है, मतलब जहां जहां मौका मिला वहां पे उन्होंने टीएमसी का हाथ छोड़ दिया। कहीं पे देखिए सीपीएम को वोट किया, कहीं पे कांग्रेस को वोट किया। तो ये जो स्थिति है कि ममता बनर्जी के साथ और कोई नहीं रहेगा, मुसलमान भी नहीं रहेंगे। अच्छा लगा भी आपने अपने रिमार्क में कहा सुकांत जी कि बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है क्योंकि ये गलती ममता बनर्जी से हुई। वो जिस शासन से लड़के आई थी उसी का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। एकदम हमें टीएमसी नहीं बनना है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं मानता हूं। हमें टीएमसी जैसा गुंडागर्दी नहीं करना है, हमें टीएमसी जैसा तोलाबाजी नहीं करना है, हमें टीएमसी जैसा इंडस्ट्री को रोकना नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है, लोगों के हाथ में काम देना है और बीजेपी के कार्यकर्ता को एक सेवक के रूप में व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए, अपनी लोगों से बातचीत ऐसी करनी चाहिए कि हम सेवक है, जनता अपनी मालिक है। अब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जैसा कि रुझान साफ साफ दिखा रहे हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि बीजेपी मूल का जो व्यक्ति है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाए या दूसरे दल से जो आया हुआ व्यक्ति है वो भी बन सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री के बनाने की एक पद्धति होती है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, विधायक दल है, सब मिलके बैठ के डिस्कस करके करेंगे। उसमें ज्यादा मतभेद की विषय नहीं है। नहीं, ये तो अब इन्होंने ये चैप्टर खोल ही दिया है तो सीधी सी बात है शुभेंदु अधिकारी या कोई और भी बन सकता है मुख्यमंत्री। वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कौन बने। नहीं, आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी मूल का व्यक्ति ही होना चाहिए मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है? मैं रेजिमेंटेड सोल्जर हूँ, सोल्जर का राय नहीं होता। ऊपर में बैठे हुए जो हमारे सिपा सालार है, जो ये है वो लीड कर रहे सेनापति जो है वो बताएंगे। अच्छा, चलिए सुकांता जी, आप अपनी पार्टी के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन टीएमसी तो लगातार ये कह रही है कि ये जीत आपकी जीत नहीं है, ये जीत तो सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग आपने किया, ईवीएम में गड़बड़ी आपने की, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है, उसकी जीत है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ईवीएम में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था लोकसभा में और पहली बार जीता था, तो ये जो इलेक्शन और वोटिंग अकाउंटिंग इनके बीच में जो दिन रहते हैं, उन दिनों में मुझे भी लोग डराया करते थे कि ये हो रहा है, टीएमसी के लोग घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी हो रहा है। मुझे भी लग रहा था कि सच में टीएमसी कुछ कर पाएगा। बाद में जब मैं जीत गया और लोग जितना राजनीति में और इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, पता चल गया कि कुछ हो नहीं सकता। अब टीएमसी को तो कुछ तो कारण बताना पड़ेगा, इसलिए वो कारण बताएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन आप जानते हैं कि ईवीएम में अगर कुछ कर पाते तो तमिलनाडु ना हम जीत लेते। तमिलनाडु क्यों हारते आप? जी सुकांत जी, एक बार फिर आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा, आपके सामने चुनौती अब यह है कि सेवक की तरह काम कीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए खरे उतरिए, उनकी अपेक्षाओं पर। यही शुभकामनाएं आपको हम देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। हमारे साथी ओंकार सरकार बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। लग रहा है गुलाल खेल लिया गया है वहां पर। ओंकार जी, देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल है और जश्न के माहौल में यहाँ पर गुलाल खेला जा रहा है अलग अलग जगहों पे और काफी सारे लोग हैं। दादा, इधर क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या भय आउट और भरोसा इन? यस भय आउट और भरोसा जो है ना इन बंगाल। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देखिए, हमने हमारे कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ हमारे नेता हैं, इनकी मेहनत और इनकी लगन का परिणाम है और बंगाल की जनता ने जो भरोसा दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने
काफी मेहनत किया, परिश्रम किया इस इलेक्शन को लोकतांत्रिक रूप से सफल बनाने के लिए। यह एक अद्भुत कदम है। दादा क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हाथ में मिठाई भी है। एकदम जी एकदम। हम तो सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, देश वा बरमोही है, शुभ कर्म नते कबहू न डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जी कमल बंगाल में आखिर कमल खिली गया, क्या क्या महसूस कर रहे हो? देखिए बंगाल, ममता बनर्जी बंगाल की हालत कीचड़ जैसे करके रखी है, अभी उस कीचड़ में कमल फूट गया है। अभी देखिए ये सफाई कैसे होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कैसे बंगाल जो मिठाई खाया जा रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के फोटो भी है, फोटो में भी मिठाई लगाए। अरे दादा ये देखिए हमारे जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है बीजेपी पार्टी ऑफिस पर। और एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे दादा? केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में मोदी सरकार, डबल इंजन का सरकार बनेगा। और वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, अमित शाह जी को देना चाहता हूं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहता हूं। ऑल कार्यकर्ता का हार्डवर्किंग से आज डबल इंजन का सरकार बना है और मोदी जी को मीठा खिला के मैं यहीं से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जी तो यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। दीदी इधर आगे आ जाइए आप। महिला होने के नाते क्या कहेंगे? बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और विश्वास दिलाया है, सुरक्षित रहने के लिए, उनके फैमिली सुरक्षित रहे, इस सब चीज का विश्वास दिलाया है। और यहाँ बंगाल में भी उनका विश्वास ये कायम रहेगा और इसी विश्वास पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताया है। महिलाओं ने पूरा बीजेपी को उजाड़ करके वोट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के ऊपर भरोसा महिलाओं ने रखा है। देखिए महिला ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा तो रखा ही है, इससे पहले भी उन्होंने जो वोट नहीं दे पाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना खुलकर वोट किया है और पूरा विश्वास दिलाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में हैं। महिलाओं का कहना है कि महिला भरोसा रखा है और यहाँ पर लगभग जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर। और यहाँ पर झंडे भी लहराए जा रहा है बीजेपी के। तो तमाम लोग हैं बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए जो खुशी का दिन है हम उसको बयान नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश बीजेपी को दिया है ये एक ऐतिहासिक जनादेश है। हम अपनी खुशी को अब अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे दादा? ये जो बंगाल की जनता का जो एक प्रार्थना था ईश्वर को कि ममता से छुटकारा चाहिए, वो आज हमें छुटकारा मिल गया। अब सुशासन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसके लिए ही हम लोग इतने मेहनत की है। तो यहाँ की जनता को जो था, जो सोच रहे थे चुपचाप कमल छाप, आज वो पूरा हो गया। तो यहाँ पर ओंकार एक बात मनीष भट्टाचार्य के पास भी हम लोग चलते हैं, उनके वो भी बीजेपी दफ्तर पर हैं, उनके साथ भी काफी लोग हैं वहां पर। तस्वीरें दिखाइए मनीष। और देखिए जबरदस्त यहाँ पर खुशी का माहौल है। गुलाल लेके आए, देखिए यहाँ गुलाल खेला जा रहा है, रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। तमाम जिन्होंने जमीन पर मेहनत की है वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं में जबरदस्त खुशी का माहौल है, हाथ में कमल लेके आए। नीरज जैन हमारे साथ मौजूद है, पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पर थे। शिशिर बाजोरिया भी हैं। ये तो जबरदस्त विक्ट्री है, आप लोग तो गुलाल भी खेल रहे हैं, रसगुल्ले भी बांट रहे हैं। बंगाल की जनता के दिल में कमल खिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था बंगाल के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए और सोनार बांग्ला का, वो सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से ये जीत जो है भाजपा के बंगाल के कार्यकर्ताओं की 200 पार जाने वाला है। बिल्कुल अब की बार 200 पार, और निश्चित रूप से ये विजय पूरे देश के अंदर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल की जीत हमारे जो एक सूखा था, पूर्वोत्तर भारत में कहते थे कि बंगाल नहीं जीतेंगे तब तक माना नहीं जाएगा, आज बंगाल की जीत बता रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो मेहनत है वो आज यहाँ सफल होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को, और हमारे जो रणनीतिकार है
भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव को आज विजय की ओर लेकर के हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, मनीष, तमाम तस्वीरें बता रही हैं महिलाएं कि होली कितना खेल रही जोश है हैं। बीजेपी गुलाल में, खेला बीजेपी के जा रहा है, कार्यकर्ताओं में। भगवा जीत गुलाल इतनी ऐतिहासिक है ये। हमारे साथ बीजेपी लीडर मैथिली ठाकुर इस वक्त जुड़ रही हैं। मैथिली जी ने जाकर बंगाल में अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी किया। महिला होने के नाते खास तौर पर मुझे लगता है उनको खुशी होगी इस जनता के इस मैंडेट को लेकर के। मैथिली जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का हारना, आप लोगों का सत्ता में, अब तो सत्ता में आ ही गए आप लोग, लगभग वहां पहुंचना, ये अपने आप में पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन कितना आत्मविश्वास था कि ये नतीजे आएंगे? ऑनेस्टली मैं जब वहां पर अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करी थी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था। कभी भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या लग रहा है, तो मुझे टोटल फील हो रहा था कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत बदलाव चाहते हैं। तो मैं अंदर ही अंदर मुझे लग ही रहा था कि हम लोग को पूर्ण तरीके से यहाँ पे जीत मिलेगी। और वही हुआ जो लोग चाहते थे, जो लोगों की आंखों में मैंने देखा, उनसे बात करते वक्त मैंने महसूस किया कि जिस प्रकार वो बदलाव चाह रहे हैं अपने राज्यों में, तो वो उसी का आज परिणाम हम सभी देख रहे हैं। क्या क्या कहते थे लोग आप लोगों से, क्या शेयर करते थे? लोग बोलते थे चेंज बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है। यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है टीएमसी वालों का। तो ये लगातार वो मुंह पे बोलते थे, इसमें ऐसा कोई चोरी छुपा करके नहीं बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं उसमें ड्राइवर ही बोल रहे हैं, जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे जो हमें सर्व कर रहे हैं, एक जो आम वहाँ पे जो आदमी है, वो ये सब बातें डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैथिली जी, जिस डर की बात आप करते हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस भय से भरोसे की बात आप लोगों ने की, जब ग्राउंड पर आप लोग उतरते थे, जनसंपर्क करते थे, तो ये भय कैसे दूर किया आप लोगों ने? सबसे पहले मेरा तरीका सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से डिफरेंट था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे लोगों से आत्मीयता स्थापित करनी है और मुझे उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। और लगातार अपने आप जब भी मैं कहीं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो हमेशा लोग बहुत अलग तरीके से मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस लोगों से अपील करती थी कि आप अपने लिए सोचिए। और वहाँ पे एक चीज़ और मैंने महसूस की कि वहाँ पे जय श्री राम, जय माँ काली, इस सब पे भी लड़ाई छिड़ रहे थे। और धर्म को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे कि उनके राज्य में कैसे अलग अलग चीज़ें अब प्रबल होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको उन्हीं की संस्कृति से अवगत, मैं नहीं बोल सकती कि मैंने अवगत कराया, लेकिन वो चीज़ मैंने उनको ध्यान कराया कि बंगाल की धरती कैसी है, बंगाल की धरती का इतिहास कैसा है और आज के समय में बंगाल कैसा दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। मैथिली जी, महिला वोटर्स की भी खूब चर्चा हो रही है बंगाल के इन चुनाव में कि महिला वोटर्स ने इस बार मोदी पर यकीन किया है, बीजेपी पर यकीन किया है। जब महिलाओं से आप मिल रही थी तो महिलाओं के अंदर क्या डर था, क्या फैक्टर्स थे, वो क्या बात करती थी? ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। बिहार चुनाव में भी जिस तरीके से एनडीए को महिला वोटर्स ने बहुत प्यार दिया, विश्वास दिया, उसी प्रकार बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से काफी जुड़ाव है लोगों का। खुद मेरे साथ जो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स थे, सब लोग का यही कहना था कि बस एक सपना है कि मोदी जी से मिल जाए। मैं यही सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक जगह खड़े होकर के जब भाषण दे रहे हैं तो इतने सारे लोग हुजूम के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्रेज है उनका या फिर क्या लोगों की मानसिकता है कि मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं सब लोग। तो मुझे भी काफी अच्छा लगता था ये सुन करके कि प्रधानमंत्री जी के प्रति महिलाओं के अंदर इतना ज्यादा सम्मान है और इतना प्रेम पूर्वक लोग उनको सुनते हैं। मैथिली जी, ये साफ है कि लोगों में अगर बदलाव की कोई बहुत प्रबल इच्छा नहीं होती तो ऐसे नंबर नहीं आते, इस तरीके के नतीजे देखने को नहीं मिलते। वहां तो महिला मुख्यमंत्री थी और उनकी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही थी, ग्राउंड पर वो स्कीम्स वर्क भी कर रही थी, ऐसा बताया जाता था। इसके बावजूद ममता बनर्जी से क्यों दूर हुए वोटर, खास तौर पर महिलाएं? मुझे इसका एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाला चीज लगता है, जो कल्चर से लोग अपने ही दूर चले जा रहे थे। मतलब उस चीज को कहीं भी रखा ही नहीं गया था। और मैंने तो अपने राज्य के भी बारे में बोला कि सरकार जो भी पॉलिसीज लाती है वो टैक्स के पैसे से, हमारी टैक्स के पैसे से, जो गरीबों के लिए अलग अलग योजना है, जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए योजना है, तो हम
उसको अलग रखते हुए ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम जिस माहौल में हमारी अगली जनरेशन आ रही है वो कैसे माहौल में जीने वाली है। तो उस मामले में देखा जाए तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पे एक समय पे अगर ये कंटिन्यू रहता तो कल्चरल क्राइसिस भी हो सकती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और अपना मैंडेट तो देख ही रहे हैं। मैथिली जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी तो कई जगहों पर भजन के साथ आप हुंकार भरती थी या भजन के साथ आप अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करती थी, तो भजन गाना, जय श्री राम का उद्घोष करना, ये इतना जरूरी क्यों था पश्चिम बंगाल में? ये जरूरी मतलब मेरी तो आइडेंटिटी ही भजन को लेकर के है। तो मैं जहाँ जाऊँ मैं लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोग खुद ही बोलते थे मैडम आपका ये गाना बहुत सुने, आप ये वाला 2 लाइन सुना दीजिए, तो उनको मैं निराश भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी सारे लोगों ने फिर बाद में जब जैसे ही मैं वापस लौट के बिहार आई, मैं खुद इतनी तंग आ गई थी सोशल मीडिया पे, जैसे टीएमसी के बहुत सारे लोगों ने मुझे जिस तरीके से टारगेट करना शुरू किया कि ये तो राम के नाम पर ये वो। तो बात ये नहीं कि मैं इधर सिर्फ भजन गा करके आई, मैं बंगाल की धरती पे रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे गीत, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बहुत सारे गीत जो उनके खुद के माने जाते हैं, मैंने उनके गीत उनको सुनाए। तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरी आइडेंटिटी जिससे है, मुझे लोग भजन से जानते हैं, मेरे भजन सुनते हुए आए हैं, तब उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में देखा, इसीलिए मैं अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ हमेशा, हर जगह। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपको मालूम ही होगा कि आप जीतेंगी अगर, तो लोग आपसे जो है फिर कहेंगे कि इस मौके के लिए आपने कौन सा गीत तैयार किया है, कौन सा भजन सोच के रखा है। मैं अपने भजन को चुनाव के उसके तरीके से तैयार नहीं करती हूँ, जो है जो गा रही हूँ मैं वही सुनाती हूँ। और क्या सुनना चाहेंगे आप? आपने जो भी अपने कैंपेन में गाया हो वो सुना दीजिए। मैं सुनाती हूँ, एक सेकेंड। उस समय तो सब जुबान पे इतने सारे बांग्ला गीत याद हो गए थे, आपको अभी भी सुनाती हूँ। क्यों को था ना कोई ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কোথা না কই, না 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 মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে সবাই মানা, मैं भूल गई हूँ उसके शब्द। তবে পুরাণ খুলে তবে পুরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি কেউ ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आपकी आवाज तो वैसे ही इतनी मीठी है, अब ये जीत की मिठास और घुल गई आपकी आवाज में। मैथिली ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई एक बार फिर आपको। मैथिली ठाकुर हमारे साथ जी जी। और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। वहाँ जनता, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां जो है मेहनत कर रही थी, यहाँ आप इलेक्शन समझाने की मेहनत कर रहे थे लोगों को इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। हाँ? आप सब लोग आप पहले ये चाह रहे हैं कि विजय जी बोले? नहीं, वो रागी जी ने भी धीरे से कहा, पता नहीं क्यों सार्वजनिक नहीं कर, उन्होंने कहा कि विजय जी इधर आ जाते तो ठीक रहता उनके बगल में, पता नहीं क्यों कह रहे थे ऐसा। नहीं, लेकिन पूरे इलेक्शन के दरमियान विजय जी ने विदुर की तरह किंतु परंतु किया, और हमेशा ये उनको सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ाते थे शिक्षक होने के नाते कि भाई 90 लाख वोट कट चुका है, और वे सारे वोट कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ जो छापा वोट में फिर भी उनका पड़ता था, कुछ बांग्लादेशी लोग थे जिनका वोट कटा है, और 27 लाख है क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 से 24 हजार वोट कटे थे। और ममता बनर्जी को 60 लाख वोट का अंतर आया था पिछली बार चुनाव में। इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो लोग होली खेलेंगे, ये बहुत साफ है। और जो डर है, मुझे एक ही चीज लग रहा है, जैसे कोई कॉलेज जाता है बच्चा ना स्कूल से, तो जैसे लगता है कि कोई बछड़ा अपने पगहा तोड़ा करके माँ के पास दूध पीने के लिए आती है, उस रफ्तार में भागता है। बंगाल की जनता लगता है जैसे कोई कंस और पुतना से उसको मुक्ति मिली हो, उस प्रकार से आज लोग आकर के वोट करने के लिए। 93% मतदान आप मामूली बात समझ रहे हैं? कहीं होता है क्या किसी डेमोक्रेसी में? मैंने डिक्टेटर रिजिम में तो हुआ है, डेमोक्रेसी में मुझे कोई एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है।
और ये मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कोई जकड़न से निकला हुआ आपको मौका मिला तो आप जाकर के अपनी सारी चीजें उड़ेल देते हैं। वही मुझे बंगाल की धरती पर आकर के आज दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि विजय जी किंतु परंतु कर रहे थे, हम लोग जब ये इलेक्शन के बीच में बात करते थे, किंतु परंतु के साथ भी वो कह यही रहे थे जो दिख रहा है। नहीं, आखिर में वो मान गए थे। मैं ये कह रहा था उस दिन भी हम लोग बात कर रहे हैं, किंतु परंतु तो होता ही, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात हमेशा कही कि जब जनता तय कर ले कि बदलाव करना है तो फिर उसमें कोई सेफोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई केमिस्ट्री काम में नहीं आती। और वो ये दिख रहा, कल भी हम सब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यदि जनता तय करेगी बदलाव का तो ये जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा होगा। बीजेपी की जब जीत होगी तो बड़ी होगी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो वो कम मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि उसको तो फाइट करके जीतना है। ममता बीजेपी का जो जीत है वो बदलाव की जीत है। जब जनता तय कर ले, वो कोई भी इलेक्शंस हो आप देख लीजिए, वो बड़ा बदलाव जब होता है, जनता तय कर लेती है, तो उसमें कोई मैथमेटिक्स काम में नहीं आती है कि आपको फैक्टर्स की बात, जो हम लोग अक्सर डीवीटी फैक्टर्स की बात करते रहे। और ये भी बात हमने कही थी भाई माइनॉरिटी वोट वहाँ पर है 90%, तो उससे कंसोलिडेशन दूसरी तरफ भी होगा, जिसे रिवर्स आप वो कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, तो वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। और जो फैक्टर्स हैं, महिलाओं का वोटर पर हमने कहा ही था कि भाई महिलाओं का वोटर यदि उधर शिफ्ट होगा तभी होगा। और मैं उसको देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि उल्टा हो गया केवल वोट परसेंटेज, मेरे ख्याल से करीब 6% का फर्क पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जब ये सीट्स तो अभी आई हैं, उस समय मैं देख रहा था जब 6% हो गया था तभी तय हो गया था कि इतना बड़ा मार्जिन। अभी हमारी स्क्रीन पर ही चल रहा है कि बीजेपी को 45% वोट बंगाल के अंदर मिला है। जो हम लोग जो गणित लगाते थे कि वो सारा वोट हिंदू वोट है, तो मतलब वो रफली 65% के करीब हिंदू वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, तब ये जाके ट्रांसलेट होता है ओवरऑल 45% वोट। लेकिन सौरभ, आप इस पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपके वहाँ के अपने नेता बोल रहे थे, मनोज तिवारी बोल रहे थे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि सारे मुस्लिम के वोट नहीं कटे। इतना जैसे 60 लाख कटे, जो भी कटे, बांग्लादेशी या जो गलत नाम है, कहीं और जाके जो छद्म नाम से कम्युनिस्ट पार्टियां डलवाती थी, टीएमसी डलवाती थी। इसलिए ये इमेज बनना भी, मतलब विथ ऑल रिगार्ड्स टू अवर फ्रेंड्स, कई लोग हमारे और चैनल में भी या यूट्यूबर में कहते ना बिल्कुल हिंदू वोट। मेरा ये कहना है कि बंगाल में जो हिंदू है उसके ऊपर भी तो रूल करना है ना बीजेपी को। और दूसरा एक पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा, आरएसएस के जो चीफ रहे हैं, चूँकि जिक्र अभी रजत जी ने भी किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में भी काम पहले से करता था, असम में भी करता था, मैंने आपके डिस्कशन में भी तब कहा, और आज भी मैं कहूँगा कि उनकी थ्योरी तब भी ये थी कि 98% को हम हिंदू मानते। आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कल मैं कहूँ जी मैं पूजा नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको हिंदू तो मानते हैं हम, आप नहीं करते हो, आप कहीं और जाके पूजा करते हो, आर्य समाज ही होंगे। आर्य समाज तो लाहौर से निकला ना। तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि कैसे है, इसलिए ये भी धारणा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी बार बार कहा, और आरएसएस के बारे में यही कहा जाता कि हिंदू वोट के लिए किया। हिंदुओं की मतलब पूरा देश में यदि हिंदू मानते हैं 98% को, मतलब क्या कहेंगे। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मुझे इंटरव्यू दिया, सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिया, दोनों ने रिकॉर्ड में ये कहा कि 98% को हिंदू मानते हैं। इसलिए आज जब ये आता है तो नरेंद्र मोदी उसी स्कूल के हैं, वो उसी से निकले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुमत है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माइनॉरिटी बांग्लादेशी आके वहाँ बंगाल में रूल करेगा। इस दृष्टि से ये रिवॉल्यूशन है, ये बंगाल में क्रांति है। यानी हर तरफ से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। जितने फैक्टर्स पर अभी तक चर्चा की गई, जिस 30% वोट बैंक को लेकर अभी तक चर्चा की गई, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैंडेट है वो बता रहा है हर्षवर्धन जी की ममता के खिलाफ वोट गया है। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, यदि 2024 का लोकसभा इलेक्शन देखेंगे और बूथ वाइज आप काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला है 2, 3, 0, 7, 11। ये मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं सारा। ये परसेंटेज बता रहे हैं या एब्सोल्यूट बता रहे हैं? एब्सोल्यूट मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट बता रहा हूँ। और एक स्टेट का नहीं है, मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ, मैं आपको बिहार का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ। तो ये होना क्या चाहिए, ये अच्छी बात है। मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं, सुदर्शन जी क्या सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर क्या उतरता है हमको वो चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि एन ब्लॉक वोटिंग पड़ती है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। ये मूल समझना बहुत आवश्यक है। लखनऊ और अहमदाबाद में क्या था ये बताइए आंकड़ा?
सर मैं तो लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतते हैं, अमित शाह अहमदाबाद में जीतते हैं। एक्सेप्शन को रूल और रूल को एक्सेप्शन के तौर पर हमें नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो भी एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये अच्छा है लखनऊ और अहमदाबाद की बात कर दी, तो लखनऊ की बात कर लेते हैं और तथ्य के तौर पर आ जाते हैं। अटल जी जैसे उदार कहे जाने वाले नेता को भी 8 से 9% मत से ऊपर कभी नहीं गया।